नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। आजादी के बाद से सत्ता बदलती रही, कहा गया कांग्रेस 60 बरस, 10 बरस एनडीए के दौर में भी जनता पार्टी की भी सरकार आई, लेकिन हालात बदलते क्यों नहीं है। आज इस खेल को देखा जाए, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर श्री श्री रविशंकर को लेकर एनजीटी की चेतावनी। ये हम इससे अग्री नहीं कर रहे हैं। हम जजमेंट देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे हमारे क्या ऑप्शंस है। और हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने कोई भी पॉल्यूशन नहीं किया है, कोई भी कायदा या कानून को वायलेट नहीं किया है। और जैसे भी हमको साइट मिली थी उससे हमने काफ़ी बेहतर छोड़ के गए हैं हम। तो हम इससे ये वर्डिक्ट से हैप्पी नहीं हैं और हम डिसाइड करेंगे हमको क्या करना चाहिए। अभी हमारा काम बहुत ही बड़ा है। ये छोटे से चीज़ से हमारी इमेज को हम नहीं मानते हैं कि धक्का कुछ लग सकता है। हमने कितना एनवायरमेंटल काम किया है पूरी दुनिया भर में, सिर्फ इंडिया में नहीं। तो गजब का दौर है ये, कोई आम शख्स इस तरीके से कह नहीं सकता है। लेकिन मसला है कि प्रधानमंत्री साथ में थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री साथ में थे, रविशंकर कार्यक्रम कर रहे थे सांस्कृतिक, तो ठसक से कह रहे हैं हम एनजीटी के वर्डिक्ट से सहमति हमारी नहीं, सोचेंगे हम क्या करेंगे। तो इस सियासत और इस राजनीति के बीच में खड़े होकर ताकतवर बन जाइए और उसके बाद हुतुतु कीजिए, तो नजारा क्या बनता है। पहली रिपोर्ट देखिए। 2G, 3G, न जाने कितने कितने जी। प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री है, शहंशाह नहीं है। कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कितना ही बड़ा क्यों न हो, सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कुछ ऐसी बात है तो बिना भेदभाव जांच करो, दूध का दूध, पानी का पानी। तो क्या सियासत के खेल में ही देश का वक्त जायर हो जाएगा? क्योंकि आरोपों की फहरिस्त और उपलब्धियों के बखान से ना तो देश का पेट भर सकता है और ना ही न्यूनतम तक का जुगाड़ हो सकता है। सिर्फ राजनीतिक संघर्ष के आश्रय देश कैसे कांग्रेस बीजेपी में जा फंसा, इसकी मिसाल सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण या वक्तव्यों के आश्रय अभी के नहीं, बल्कि 2014 के सत्ता परिवर्तन से पहले के भी सुन लीजिए। जी का तो सुना था, अब जीजा जी का भी सुन लिया। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, वह मकसद कुर्सी का है। तो एक दूसरे पर हमला तब भी अब भी, बदला कुछ नहीं। जी, जब कांग्रेस की सत्ता थी तब राहुल गांधी यूपी के दलित के साथ रोटी खाते हुए उनके घर में नजर आते थे। अब बीजेपी की सत्ता है तो अमित शाह दलित के घर पर साथ बैठकर रोटी खाते नजर आते हैं। लेकिन जिस यूपी को राजनीतिक तौर पर अपनी अपनी प्रयोगशाला बनाकर कांग्रेस और बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग शुरू की, उसका एक सच यह भी कि यूपी में दलित उत्पीड़न के मामलों में ना तो कोई कमी आई, ना ही जिंदगी में कोई बदलाव आया। क्योंकि 2010 से 2015 के बीच दलित उत्पीड़न के सबसे ज्यादा मामले देश में अगर कहीं हुए तो वह यूपी में ही दर्ज हुए। सबसे ताजा आंकड़ा 2014-15 का जो है वह तो सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न का है, क्योंकि मामला 8000 से भी ज्यादा का है। और इन सब के बीच आर्थिक तौर पर सबसे पिछड़े यूपी के ही दलित रहे। शिक्षा के तौर पर यूपी के ही दलित बच्चों ने सबसे कम स्कूल देखे। और इन हालातों के बीच कभी राहुल गांधी के साथ भोजन करने वाला दलित परिवार खुश हो गया और आज अमित शाह के साथ भोजन करने वाला परिवार भी खुश हो गया। तो ऐसे में कोई क्या सोचेगा कि सत्ता इसी से मिलती है। चलिए 2008 में तो हमारे यहाँ राहुल जी आए, तो उनको तो आने के बाद हमारा पहचान मिला। 2 साल के इनका जो शासन काल आया बीजेपी का, इससे हम लोग बहुत प्रभावित हैं, खुश भी हैं और आगे में हम लोग उनका साथ भी देंगे। जाहिर है राजनीति या कहें सत्ता किसी की चौखट पर पहुंच जाए तो वो खुश हो सकता है, लेकिन राज्य के हालात इससे सुधर जाएं या देश के हालात सुधर जाएं, ऐसा होता नहीं। और शायद राजनीति इसी का नाम है, या कहें वोट बैंक में बदली जा चुकी जातियों को लेकर सियासत इसी का नाम है। क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग तले यूपी को नापने की तैयारी हर किसी ने शुरू कर दी है। बीजेपी सबसे अव्वल है। सत्ता की माप में हुतुतु करते हुए कौन किस रूप में सामने आएगा, किसने सोचा होगा। मसलन रॉबर्ट वड्रा, यह भी देख लीजिए। दामाद श्री यानी रॉबर्ट वड्रा, और रॉबर्ट वड्रा पर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने आरोप सीधे लगाए कि वह घोटालों का बादशाह है, देश का सौदागर है, किसानों का अपराधी है। और माना यही गया कि दिल्ली में सत्ता बदली नहीं कि रॉबर्ट वड्रा जेल में ही नजर आएंगे। लेकिन मोदी सरकार के 2 बरस पूरे हो गए, उसके बाद भी रॉबर्ट वड्रा खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं। और आरोपों की फहरिस्त में एक नया नाम रॉबर्ट वड्रा से जुड़ा है कि लंदन में कथित संपत्ति है।
और संपत्ति का संबंध हथियारों के विवादित सौदेबाज से। तो सवाल यही कि रॉबर्ट वड्रा की फाइल खुलती क्यों नहीं, और अगर जमीनों को लेकर हरियाणा और राजस्थान में खुलती हुई दिखती है तो फिर रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अभी तक शुरू हुई क्यों नहीं, और 2 बरस बीत गए उसके बावजूद भी कुछ होता हुआ दिखता क्यों नहीं। तो क्या इसीलिए सोनिया गांधी भी खुलकर अब मोदी सरकार को वड्रा को लेकर चुनौती देने से नहीं कतरा रही? गलत इल्जाम लगाते हैं। अगर कुछ ऐसी बात है तो बिना भेदभाव जांच करो, दूध का दूध, पानी का पानी। तो कह सकते हैं सोनिया गांधी जानते समझते हुए सरकार को चुनौती दे रही है, क्योंकि रॉबर्ट वड्रा एक ऐसा नाम जिसके आश्रय राजनीति खेली जा सकती है। क्योंकि कानूनी कार्रवाई हुई तो फिर मुद्दा खत्म हो जाएगा, या फिर मुद्दे के आश्रय कानूनी कार्रवाई ना हो और इसके जरिए राजनीति हमेशा से खेली जाती रहे, उसी का असर लगातार नजर आया। क्योंकि याद कीजिए 2012 में दिल्ली और आसपास की जमीनों की खरीद में रॉबर्ट वड्रा का नाम सबसे पहले आया था। हरियाणा के कांग्रेसी सीएम हुड्डा पर रॉबर्ट वड्रा और डीएलएफ के जमीन खरीद में लाभ पहुंचाने का आरोप लगा था। उस वक्त हरियाणा के नौकरशाह अशोक खेमका ने तो बकायदा फाइलें भी सामने रख दी थी, और फिर उसके बाद राजस्थान में गहलोत सरकार पर वड्रा के लिए जमीन हथियाने का भी आरोप लगा। इस देश में जमीन से जुड़े हुए नेता तो कई हुए, और जमीन से जुड़ने का एक अलग स्टाइल अगर किसी ने निकाला है तो वो है दामाद श्री रॉबर्ट वाड्रा। और रॉबर्ट वड्रा के तमाम कच्चे चिट्ठे के साथ 27 अप्रैल 2014 को रविशंकर प्रसाद, जेपी नड्डा और बीकानेर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने दामाद श्री नाम की एक 8 मिनट की फिल्म भी दिखाई। गांधी वाड्रा परिवार के दामाद को सारे गुनाह माफ है। इस फिल्म में हर कुछ था। हरियाणा का कच्चा चिट्ठा था, राजस्थान का कच्चा चिट्ठा था। किस तरीके से गांधी परिवार के दामाश्री कैसे कैसे कहां कहां घोटाले करते हैं और सब कुछ लूटते हुए चले जाते हैं, सब कुछ दिखा दिया गया। भैया सासू माँ और साले साहब ने पूरी छूट जो दे रखी है। और फिल्म देखकर या नेताओं के वक्तव्य सुनकर लगा यही 2 बरस पहले कि अगर ये सत्ता में आ गए तो फिर रॉबर्ट वड्रा का खेल खत्म। किस मोरल स्ट्रेंथ की बिना पर रॉबर्ट वाड्रा ने अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया? तो ये वक्तव्य तो 2 बरस पुराने हैं, लेकिन 2 बरस पहले बीजेपी ने कांग्रेस शासित राज्यों पर वाड्रा के महल को खड़ा करने में सहयोग देने का आरोप लगाया था। और संयोग देखिए, हरियाणा में सत्ता बदल गई, राजस्थान में सत्ता पलट गई और केंद्र में भी सत्ता पलट गई। ऐतिहासिक हार कांग्रेस की, ऐतिहासिक जीत बीजेपी की। मोदी प्रधानमंत्री बन गए, 2 बरस बीत चुके, लेकिन हुआ क्या? यकीनन सत्ता पलटी, नेता मंत्री बन गए और रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हुआ यही कि एक आरोप और इस दौर में लगा। मुश्किल तो यही है कि दरअसल राजनीतिक तौर पर भावनाओं को उभार दीजिए और उसके जरिए कानून भी इस देश में बना दीजिए, लेकिन लागू करने की बात आती है तो हु तू तू। चलिए बनारस चलते हैं। जब तक प्रतिकर का भुगतान न होगा, रिंग रोड पर काम होगा, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। अच्छा दिन कब आएगा? अच्छा दिन कब आएगा? ये विरोध वाराणसी के किसानों का है, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के किसानों का। और विरोध इस बात को लेकर कि जिस रिंग रोड को बनाने के लिए उनकी जमीन सरकार ने ले ली, उसका मुआवजा तक ठीक तरीके से दिया नहीं गया। और मुआवजा दिया भी गया तो 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक नहीं, बल्कि 1894 के कानून के हिसाब से। हम लोग 1114 का जो कानून है उसके अंतर्गत जो है नए सर्किल रेट का जो है 4 गुना भुगतान हम लोग चाहते हैं। यही हम लोगों की मांग है। जो 2002 में जो है धारा 4 के अंतर्गत जो है भारत सरकार ने जो है रिंग रोड का जो है अधिग्रहण किया भूमि, और 2002 में राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। और 2003 और 4 में जो है हम लोगों को जो है बिल्कुल मुआवजा दिया ही नहीं गया। जो दरअसल किसानों से ये जमीन 10 बरस पहले एनडीए के दौर यानी वाजपेयी सरकार के दौरान ली गई थी। उस वक्त मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह हुआ करते थे। फिर बीच में मनमोहन सिंह की सरकार आ गई तो यहाँ कुछ काम नहीं हुआ। दोबारा प्रधानमंत्री मोदी बने यानी बीजेपी की सरकार आई तो काम यहाँ पर शुरू हुआ। लेकिन इन सब के बीच भी जब भूमि अधिग्रहण कानून ये कहता है कि अधिकृत जमीन पर अगर 5 बरस में काम शुरू नहीं हुआ तो किसानों को जमीन वापस दे देनी चाहिए या फिर सर्किल रेट के मुताबिक 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाना चाहिए।
लेकिन किसानों को कुछ भी नहीं मिला। तो काशी के ये किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों वादे पूरे नहीं हुए तो आंदोलन जारी है। यदि 5 साल तक प्रस्तावित जमीन जिसका प्रस्ताव सरकार ने कर दिया है अधिग्रहण करने का, यदि वो अधिग्रहित नहीं हुई, वो क्रियान्वित नहीं हुआ, कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं हुआ, तो अपने आप वह प्रस्ताव निरस्त माना जाता है। बीच में 2004 में इनकी सरकार चली गई, तब से 10 साल यूपीए सरकार रही। यह सारी चीज़ें ठंडे बस्ते में पड़ गई रिंग रोड का। और जब मोदी की सरकार 2014 में बनी तो 1 वर्ष बाद इन्होंने जबरी हमारे खाते पर अपना नाम चढ़वा लिया। उत्तर प्रदेश सरकार की नाम चढ़ गई है और अब तक हमारे ज़मीन को, हमारे पेड़ को गिरा दिए गए, हमारे घर को भी गिरा दिए गए। हमको कोई भी मुआवजा नहीं मिला। लेकिन सवाल सिर्फ इन किसानों के प्रदर्शन का नहीं, सवाल है जब विकास की आड़ में वाराणसी के किसानों को ही उनके हक से बेदखल किया जा रहा है, तो देश में बाकी जगहों पर किसानों को हक मिलेगा कैसे? नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक। सियासत का हुतुतु यही नहीं रुकता है, उसके लिए तो एक बिसात बिजती है। और हुतुतु का मतलब राजनीतिक तौर पर क्या होता है, चलिए यूपी का नजारा देखिए। 12 करोड़ लोग खेती पर टिके हुए, 6 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे, 3 करोड़ दलितों को 2 जून की रोटी मुहैया नहीं, 20 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार। जी, ये सब कुछ देख लीजिए, क्योंकि देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी का एक ऐसा सच है जो हमेशा सियासी खेल के छांव में इसलिए छुप जाता है क्योंकि हर राजनीतिक दल को लगता यही है कि यूपी को जीत लिया तो फिर देश जीत लिया, और दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही निकलता है। इसीलिए राजनीति का हर प्रयोग यूपी को लेकर ही होता है। और अगले बरस यूपी में चुनाव है तो बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का खेल भी शुरू हो चला है। कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का 14 वर्ष का वनवास हो चुका है और हमें उम्मीद है कि इसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता पुनः भाजपा को सत्तासीन करेगी और उत्तर प्रदेश में राम राज्य का मार्ग प्रशस्त होगा। तो बिसात बीजेपी की बिछ रही है और शायद इसीलिए पिछड़ी जाति के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए। ब्राह्मणों को साधने के लिए शिव प्रताप शुक्ला को राज्यसभा भेजा जा रहा है और 94 जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्षों में से 44 पर पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के लोग विराजमान हैं। तो 29 पर ब्राह्मण, 10 पर ठाकुर, 9 पर वैश्य और 4 पर दलित समाज के लोग विराजमान हो जाएंगे। चूंकि बीजेपी समझ चुकी है कि यूपी में यादव, जाटव और मुस्लिम मिलाकर 35% होते हैं और जिनके वोट उन्हें मिलेंगे नहीं, तो बीजेपी की नजर बाकी 65% वोटों पर। और बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग को लगता यही कि पिछड़ी और अगड़ी जातियों का समन्वय अगर हो जाए तो फिर यूपी में बीजेपी की बहार आ सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि इन विधानसभा चुनावों के नतीजे 2014 के लोकसभा चुनावों के नतीजों की तरह आते हैं। गजब का खेल है ये हुतुतु, वाकई गजब का खेल है, क्योंकि सियासी तौर पर कौन किस रूप में कैसे बोल रहा है इसका नजारा बाहर से देखेंगे तो चलिए संसद के भीतर पिछले दरवाजे से मंत्री बनकर अपना पता ठिकाना भी बदल लीजिए तो इसके मतलब क्या। ये देखिए हुतुतु का नया खेल। रेल मंत्री सुरेश प्रभु हैं महाराष्ट्र के, लेकिन इनका नया ठिकाना आंध्र प्रदेश का हो गया। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू हैं तो आंध्र प्रदेश के, लेकिन अब ये राजस्थान के हो गए। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण भी आंध्र प्रदेश की ही हैं, लेकिन अब कर्नाटक इनका नया ठिकाना है। और संसदीय राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं तो यूपी के, लेकिन अब इनका नया एड्रेस झारखंड का होगा। यानी चारों मंत्रियों को नए राज्यों में किराए का घर लेना होगा या घर खरीदना होगा, फिर उसी पते के मुताबिक सभी का वोटिंग कार्ड बनेगा। आज नामांकन हुआ है और हमें पूरा विश्वास है कि झारखंड में राज्यसभा होने के बाद झारखंड के विकास के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा समय दे सकता। यानी जो सवाल कभी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर बीजेपी उठाती थी कि जिन्हें असम का अब भी नहीं पता वो असम से राज्यसभा में कैसे और क्यों, तो सवाल सिर्फ इतना पर नहीं कि मंत्री बने रहें तो घर का पता और ठिकाना ही मंत्री का बदल जाए और वो उस राज्य में पहुंच जाए जहां के बारे में जानकारी गूगल से आगे ना हो। तो दूसरा सवाल यह भी कि जब देश के किसी भी हिस्से में रहने वाला किसी भी नए प्रांत में जनता से कोई सरोकार रखे बगैर वहां से राज्यसभा सदस्य बनकर मंत्री बन सकता है, लोकसभा सदस्य मंत्री बनने लायक नहीं होते या फिर राज्यसभा सदस्य ज्यादा लायक होते हैं,
यह सवाल तो कोई भी उठा सकता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में मोदी सरकार को ही परखे तो दर्जन भर कैबिनेट मिनिस्टर राज्यसभा के सदस्य हैं। यहाँ से संसद बनूंगा तब से मैं राजस्थान के बारे में विशेष ध्यान दूंगा। एक दौर मनमोहन सिंह का था, यह दौर मोदी सरकार का। जरा फिरिस्त देखिए राज्यसभा से आए हुए मंत्रियों की, चाहे वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, शहरी विकास मंत्री, वाणिज्य मंत्री, रेल मंत्री, मानव संसाधन मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, ऊर्जा मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री, संचार मंत्री, स्वास्थ्य कोई नाम ले लीजिए, सभी राज्यसभा से आए हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल हर जहन में, जनता का क्या होगा। जी, कल से महंगाई आपके लिए बढ़ गई। मोबाइल, बिजली, पानी बिल, रेस्तरां में खाना, माल ढुलाई, रेल, हवाई टिकट, बैंकिंग, बीमा सेवाएं, सिनेमा घर में फिल्म, फंड ट्रांसफर, एसएमएस अलर्ट, स्पा, सैलून। जी, फेरिस्त बढ़ाते चले जाइए, क्योंकि कल यानी 1 जून से 2 जून की रोटी महंगी हो जाएगी और कई सेवाओं पर आधा फीसदी कृषि कल्याण सेस लागू हो जाएगा। इससे सर्विस टैक्स 14.5% से बढ़कर 15% हो जाएगा, यानी सारी चीजें महंगी। तो प्रधानमंत्री के अच्छे दिन के दावे का फिर महंगाई की बिसात पर परीक्षण होगा। लेकिन सवाल महंगाई का नहीं, सवाल यह भी कि कृषि सेस के जरिए सरकार खजाना भरना चाहती है या वाकई किसानों की हालात में सुधार चाहती है। क्योंकि सरकार कृषि सेस के जरिए कृषि और किसानों की योजनाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। लेकिन कृषि सेस लगेगा तो कमाई कई गुना ज्यादा होगी, क्योंकि सच यह भी कि स्वच्छ भारत सेस समेत तमाम तरह के सेस से सरकार को हर बरस तकरीबन 1,16,000 करोड़ रुपए की आय होती है। सिर्फ पेट्रोल डीजल पर सेस से बीते बरस सरकार को 21,054 करोड़ रुपए मिले। और मोदी सरकार के राज में अप्रत्यक्ष कर के जरिए खजाना भरने का खेल इस तरीके से चल रहा है कि एक तरफ सर्विस टैक्स सालाना 25% की दर से बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सेस और सर्विस टैक्स के जरिए इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ लोगों पर इस कदर बढ़ रहा है कि जनता ने पिछले बरस अप्रैल में 47,717 करोड़ रुपए अप्रत्यक्ष टैक्स के रूप में दिए, तो इस बरस अप्रैल में 64,394 करोड़ दिए। यानी जिस किसान की भलाई के लिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश में सरकार सेस लगा रही है, उसका सच यही कि उससे कई गुना ज्यादा सरकार कमा लेती है, खजाने में ले जाती है। लेकिन आजादी के बाद से अब तक ना तो किसानों की हालत में कोई सुधार हुआ और ना ही बुंदेलखंड से लेकर मराठवाड़ा और विदर्भ तक की हालत में कोई सुधार हुआ। तो सियासी हुतुतु के कई अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। हमें एक गीत याद आता है, फिल्म थी दिल्ली का ठग। जरा इस गीत